क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 13 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का जो हमारा फ्री चैनल है जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं यूपीपीएससी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट सीएस एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी करिए, लोगों से करिए। एजुकेशन को जो हम लोग बढ़ाना चाहते हैं CSFS पे, देश के कोने कोने तक ले आना चाहते हैं, उसमें आप भी एक भागीदार बनिए, CSFS टीम का हिस्सा बनिए। पहला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित हेलिना मिसाइल। ठीक, हेलिना मिसाइल क्या है? ये 2 शब्दों से बना हुआ है ये वाला शब्द। एक तो हेली का मतलब हो गया हेलीकॉप्टर से चलाया जाता है, ठीक, और ना जो है वो है नाग मिसाइल। हेलीकॉप्टर से नाग मिसाइल चलाई जाती है और ये टैंक रोधी मिसाइल है, यानी कि जो टैंक होते हैं उनको जो है ख़त्म करने के लिए किया जाता है। इसकी मैक्सिमम जो लेंथ मतलब डिस्टेंस जो कवर कर सकता है वो 7 किलोमीटर है। 2 तरीके से ये मार करता है, हेलीकॉप्टर पे से चलाया जाता है। तो एक तो ये है टॉप डाउन करके एक है अटैक, ठीक, बिल्कुल ऊपर जाएगा सीधे और फिर जो है आपका टैंक खड़ा हुआ है उसके ऊपर गिरता है कि, या फिर जो है नीचे नीचे ऐसे जाकर सीधे, ये होता है डायरेक्ट मोड। तो ये है, अभी इसका सफल प्रशिक्षण यहाँ पे परीक्षण हो गया है और 11 अप्रैल को इसको जो है किसने ऑर्गेनाइज किया था? DRDO, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर संयुक्त रूप से इसको किया था। ठीक, अच्छा, ये गाइडेड मिसाइल होती है, मतलब कि जब ये हेलीकॉप्टर से चलाया जाता है टैंक के ऊपर तो ये पहले ही टारगेट पे लॉक ऑन कर लेता है कि भैया ये, हाँ, इस पे मुझे टारगेट करना है। और क्योंकि गाइडेड है तो गाइड करने में कौन सी जो है इसमें मदद करती है चीज़, वो है इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर जो है वो इसको मदद करती है। मैंने देखिए आप लोगों को बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें गामा रेज, एक्स रेज, विजुअल लाइट, आपका विगॉर, ये सब जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी UKPSC वाला पेपर हुआ था उसमें देखिए वही चीज़ सीधी पूछी गई थी। ठीक, तो पूरा वीडियो रोज़ देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है बताई जाती है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है और बिफोर लॉक ऑन, बिफोर लॉन्च मोड इसमें होता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन है इन पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, 7 किलोमीटर का ये बता दिया है। देखिए टैम है, मतलब कि टॉप अटैक मोड हो गया जो ऊपर जाके फिर सीधे नीचे गिरता है, और डैम मतलब क्या है? डायरेक्ट हिट मोड। ठीक, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित प्रोवाइडिंग एयर कनेक्टिविटी एंड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक, अब देखो ये एक स्कीम है। स्कीम क्या है, किससे संबंधित है? एयर कनेक्टिविटी से। तो कौन सा मंत्रालय जो है इसमें आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आएगी, उसकी ये स्कीम है। ठीक, क्या करना चाहती है भाई साहब? जो उत्तर पूर्वी भारत है उसको एयर कनेक्टिविटी के अंतर्गत जो है जोड़ना चाहती है, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक जो है चलता है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम चलती है, जिसमें उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक वाले चलता है ना। ठीक, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, कई सारी चीज़ें हैं। तो इस स्कीम में अभी क्या हुआ है, पहली बार भारतीय स्वदेशी रूप से बनाया गया एक विमान है जिसका नाम है HAL क्या है आपका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डॉर्नियर DO-228। ठीक है, तो ये जो है विमान भारत में बनाया गया, HAL ने बनाया है। इसने पहली उड़ान भरी आसाम के डिब्रूगढ़ से पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो पहली उड़ान भरी पहली बार भारत में। जैसे कई सारे जो वो हैं, जैसे कि इंडिगो है, स्पाइस जेट है, वैसे अलायंस एयर है जो कॉमर्शियल फ्लाइट चलाता है, मतलब वाणिज्य रूप से टिकट लेगा, आप टिकट खरीदिए जाइए, तो उसने इसको मतलब यूज़ किया। पहली इसकी फ़्लाइट भी थी, पहली बार किसी जो है एयरलाइंस ने इसका उपयोग भी किया है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें जो है पहली बार हुई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। जगह कौन कौन से कहाँ तक चला है भाई साहब? डिब्रूगढ़ से लेके पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये देखिए इसकी फ़ोटो यहाँ पर दी गई है। ठीक, और ये जो है कब हुई थी? 12 अप्रैल को हुई थी अगली फ्लाइट। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब स्कीम के अंतर्गत बनाया जा रहा है। अलायंस एयर था, ये याद रखना, जिसने पहली बार उड़ाया इसको। और इसके अलावा जो है इनाग्रेशन भी किया गया फर्स्ट जो है FTO का। FTO क्या था? फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है ना। तो प्रशिक्षण देने के लिए एक संगठन भी बनाया गया है यहाँ पर लीलाबारी आसाम में, ठीक। बाकी वही उड़े देश का आम नागरिक, सारी चीज़ें हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ बताई हैं आपको, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर अवार्ड से संबंधित है। देखिए लता जी की डेथ हो गई, तो अभी उनसे संबंधित जो है एक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान है, ठीक। तो उसने क्या किया है कि अवार्ड चालू किया है, ठीक। अवार्ड देंगे। पहला अवार्ड जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। अवार्ड जो दिया जाएगा वैसे तो अकेले नहीं है, लेकिन पहले हैं, ध्यान रखना, ठीक। नरेंद्र मोदी जी को ये लता जो है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जा रहा है, पहले हैं व्यक्ति जिनको मिलेगा ये। और भी कई लोग अभी बताऊंगा किसको इसको दिया जाएगा। प्रधानमंत्रियों को नहीं दिया जाता ये, मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने पाथ ब्रेकिंग स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन दिया है टू द नेशन एंड इट्स पीपल, ठीक है ना, तो उनको दिया जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें कहा गया जिसने देश और उसके लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया हो, ठीक। तो यहाँ पे मोदी जी को दिया गया, ग्लोबल लीडर है भाई साहब, ग्रेटेस्ट लीडर इंडिया के जो है हिस्ट्री में देखा जाए। इसके अलावा सिंगर हैं राहुल देश पांडे, उनको दिया जाएगा मास्टर दीनानाथ अवार्ड। और आशा पारिक जी को दिया जाएगा, जैकी श्रॉफ को दिया जाएगा, और नूतन टिफिन सप्लायर्स को दिया जाएगा, जिसको आप लोग ने नाम सुना होगा डब्बा वाला नाम से। मुंबई में जो है डब्बा बिल्कुल एक्यूरेट, अगर आपको किसी भी समय डब्बा चाहिए भाई साहब, आप वर्किंग है कि मुझे फला प्लेस पे फला टाइम पे चाहिए, उसी जगह उस टाइम पे ही पहुंचता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में, तो इनको भी दिया जाएगा, ठीक। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए एक BCAS चीज़ होती है, ये क्या है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक। तो सिविल एविएशन में सिक्योरिटी संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक, उसमें जो है इसको इम्प्लीमेंट कराना, समीक्षा करना, नेशनल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम की, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी करता है। देखो हमारे यहाँ जो है जो भी सिविल एविएशन है उसकी सिक्योरिटी की तो हमें रखनी पड़ेगी ना यार, ज़रूरत तो है ही है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उस पर एक प्रोग्राम है नेशनल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, समीक्षा करना, ठीक, वो कौन करता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक। अब ये सब है, इसमें कोई अनलॉफुल जो है इंटरफेरेंस ना करे, सिक्योरिटी पूरी देखनी है। अब यहाँ पे सिंपल ये चीज़ हुई है कि अब इसको इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन मोड पे लाया जा रहा है, जो इनके काम है, ताकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़े, ठीक है ना, यूज़र फ्रेंडली हो जाए, एफिशिएंट, दक्षता इसमें बढ़ जाए, ठीक। तो ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव है, जो भी इनके मतलब जहाँ पे भी इंटरनल प्रोसेस जो भी हैं वो रिपीटेटिव नेचर के हैं, तो उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, बस सिंपल चीज़ है। इसमें ई सहज मॉड्यूल के अंतर्गत आपको जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगा, और ई ट्रेनिंग मॉड्यूल भी होगा, इसमें 16 ट्रेनिंग कोर्सेज दिए जाएंगे, ठीक। BCAS अब आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित, टाइम रिलीज स्टडीज़, ठीक, टाइम रिलीज स्टडीज़। अब इसमें देखो कुछ फैक्ट्स जो पहले बता देना चाहता हूँ। ये अभी किसने जो है इस स्टडी को जो है रिलीज किया, प्रेजेंट किया है, आपके जो विवेक जोहरी जी हैं, ये चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर और कस्टम्स। कस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पर भी देश में बाहर से सामान आ रहा है यानी इंपोर्ट हो रहा है, या फिर देश से सामान बाहर जा रहा है यानी कि एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक। ये तो ना होता है ना कस्टम। अब ये जो है कहाँ पे हो सकता है, 4 जगहों पे हो सकता है। एक तो आपको पता है कि एयरपोर्ट्स पे, दूसरा आपको पता है शिपिंग के थ्रू, ठीक, तीसरा जो है कंटेनर का होता है, और चौथा जो होता है वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होती हैं, जैसे बांग्लादेश के पे कई सारी हम लोग ने करंट अफेयर में पढ़ा भी था। तो इन सब जगहों पे आपने पढ़ा होगा, कस्टम्स होते हैं, वो देखता है भाई साहब क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या लेके जा रहे हो, कोई उस पर टैक्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, भंसार जिसको बोल देते हैं कभी कभी। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, पहली बार जिन्होंने जो रिलीज़ की है याली स्टडी, उसका नाम है टाइम रिलीज स्टडी। अब रिलीज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिलीज़ कर रहे हैं भाई साहब जो गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो आया और कितनी देर कस्टम पे रहा और कितनी देर में वो वहाँ से छूटा, ये हुआ रिलीज़। अब इसमें टाइम जो लगा उसको देखा जाना है, ठीक। अब कितने आना, मतलब कितने टाइम में रिलीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ के लिए, अलग अलग जो है वस्तुओं के लिए हो सकता है टाइम रिलीज़, जो ज़्यादा जो मान लीजिए रणनीतिक चीज़ है या फिर कोई सामरिक महत्व वाली ज़्यादा चीज़ है, तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगे। तो ये मानक किसने तैयार किए हैं, ये मानक स्टैंडर्ड्स तैयार किए हुए हैं WTO ने, ठीक है ना, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके अनुसार
यहाँ पे भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स वाले जो है ये अपना दिखा रहे हैं भारत में किस तरीके से इन 4 जगहों पर हम वस्तुओं को रिलीज करते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, कितना नहीं लगता है। ठीक, समझ में आएगी बात। तो ये अभी स्टडी उन्होंने निकाल के यहाँ पे दी है। पहला जो अभी सैंपल रखा गया वो 1 से 7 जनवरी 2022 का रखा गया है। ठीक, सी पोर्ट हो गया, एयर कार्गो हो गया, आपका इनलैंड कंटेनर डिपो हो गया, इनलैंड कंटेनर डिपो हो गया जिसमें रेलवे के थ्रू आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ जो है फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं ना भारत में, वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर, वैसे ही, और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ठीक, समझ में आई ना चीज, ये वाली बात थी। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री संबंधित। देखिए एंशियंट मेगालिथिक जार जो है मिले हैं आसाम में। असम में प्राचीन महापाषाण टाइम के जार क्या है भाई साहब, स्टोरेज यार। देखो ऐसा है कि आज आपके पास जो है अलग अलग ड्रॉर, चेस्ट ड्रॉर होती हैं, जो है अलमीरा होती है, सारी चीज़ होती है। उस समय जो सामान रखने का जो मेन था वो क्या था, जार में रखते थे, इस तरीके के जार होते थे। अब ये आसाम में जो मिले हैं ये मेगालिथिक टाइम पे मिले, मतलब कि लिथिक मतलब स्टोन, महापाषाण टाइम के जो है मिले हैं। अब इसमें यहाँ पर इस तरीके के सेम, इसके अलग अलग शेप हैं, कुछ जो है सिलेंडर के शेप के हैं, बेलन आकार, ठीक, कुछ जो है अब उभयलिंगी टाइप के हैं, बाइकॉनिकल है, ठीक है ना, ऐसे करके हैं। और आपका जो है कुछ जो है बल्बुअस टॉप विद कोनिकल एंड है, ठीक है ना, ऊपर से ऐसा है, फिर उसके कोनिकल एंड है। तो ये 3 शेप के जार यहाँ पे मिले हैं आसाम में। और आसाम में भी कहाँ पर, ये नाम याद रखना, नुचू बुंगलो में मिला है। 546 जार मिले हैं जो कि दुनिया में सबसे बड़ी साइट है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है। और ये किस टाइम के बताए जा रहे हैं भाई साहब, ये आपके 2nd मिलेनियम BC के बताए जा रहे हैं। ठीक, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और ये आसाम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट मिले हैं, उसमें भी नुचू बुंगलू याद रखना, 546 जार मिले। ठीक, अब यही सेम शेप के जार जो है भाई साहब आपके लाओस और इंडोनेशिया में भी मिले हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ये मतलब कुछ लिंकेज है, ठीक है ना, कुछ लिंकेज है हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है और उसका साउथ ईस्ट एशिया जो है, उसके बीच में लिंकेजेस जो हैं इसके थ्रू हम लोग निकालने की कोशिश करें। क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या सेम किसी डायनेस्टी के अंतर्गत थे या क्या था, या हम कोई ट्रेड करते थे, वहाँ से जो सामान आता था हम इन जार में लेके आते थे, यहाँ पर हम जो भेजते थे वहाँ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इस पर बात होगी और फिर हो सकता है कुछ और ट्रेड लिंक बढ़िया निकले। तो ये है इंपॉर्टेंट, ठीक, कौन सी जगह है, किस टाइम का है, ये सारी चीज़ें। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित जो है अगला टॉपिक है हिंदी। अब देखो यहाँ पर पार्लियामेंट की एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी होती है, यानी कि राजभाषा समिति होती है। और इसमें इसकी बैठक में क्या है कि गृह मंत्री जो हैं, होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया जिसपे कई लोगों ने जो है विरोध भी किया। कई लोगों ने कहा कि देखो हिंदी को फिर से हमारे ऊपर थोप रहे हैं। खैर उन्होंने क्या कहा और क्या मतलब जस्टिफाई किया वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ खाली। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि हिंदी भाषी लोग हों या फिर गैर हिंदी भाषी लोग हों, ठीक, जिनको हिंदी नहीं बोलनी आती है, तो हम गैर भाषी हिंदी लोग के पास जब जाते हैं, हिंदी भाषी वाले भी, तो हम दोनों लोग जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं लैंग्वेज का, वो इंग्लिश का करते हैं। आप जैसे तमिलनाडु चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, हैदराबाद इधर चले जाओ, केरलम चले जाओ, तो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश एक लिंकिंग लैंग्वेज है पूरे देश में, ठीक। लेकिन बस इन्होंने यहाँ पर ही कहा कि राजभाषा कमेटी, ये गृह मंत्री जी ने, कि हम इंग्लिश का ना उपयोग करें बल्कि हम हिंदी का उपयोग करें, आपस में एक दूसरे से जो है लिंकिंग लैंग्वेज की तरीके से। और उन्होंने ये भी जस्टिफाई भी किया कि हम हिंदी लैंग्वेज को जो भी, जैसे केरला गए तो वहाँ पे जो मलयालम लैंग्वेज, उसको हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहा हूँ मैं हिंदी को। बस आप जब मान लीजिए गैर हिंदी भाषी हिंदी भाषी वाले क्षेत्र में आए तो अब हिंदी में बात करो, हिंदी वाला जो है गैर हिंदी भाषी में, तो हिंदी लैंग्वेज जो है रिप्लेस कर दे इंग्लिश लैंग्वेज को, जो अभी एक लिंकिंग लैंग्वेज बनी हुई है, ठीक। इस पे कई लोगों ने आलोचना करी कि अरे ये देखो ये हिंदी इम्पोज कर रहा है, ये कर रहा है। खैर हम लोग यहाँ पे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना जो है पसंद करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2011 का जो लिंग्विस्टिक जनगणना हुई थी, ध्यान रखना, भाषाई जनगणना, लिंग्विस्टिक सेंसस जो हुआ था, उसमें 121 मदर टंग थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक, जिसमें से 22 तो भाई साहब हमारे 8वीं जो अनुसूची है, शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 22 तो हैं, 121 मदर टंग थी। और सॉरी, हिंदी जो है सबसे ज़्यादा इसमें बोली जाती है, करीबन 52.8 करोड़ इंडिविजुअल हिंदी बोलते हैं, जो कि अगर पूरे देश की पॉपुलेशन का
43.6% है। ठीक, जो कि ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है। इसके बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, बंगाली है, 97 लाख है, 8% हुई, जो कि हिंदी के मतलब 20% से भी कम है। ठीक, 1/5 ऑफ हिंदी काउंट। तो यहाँ पर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पीपल जिनको हिंदी पता है और मतलब वो मतलब बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी मदर टंग नहीं है वो, ठीक, सेकेंड लैंग्वेज की तरह बात करते हैं, तो उनको भी अगर जोड़ लिया जाए तो पूरे देश में 55% जो है वो हिंदी को जो है या तो मदर टंग मानते हैं या फिर सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं। ठीक, और हिंदी को अगर देखा जाए हर जनगणना में हिंदी बोलने वालों की जनसंख्या बढ़ी है, तो उसके कारण क्या है वो भी बताऊंगा, पहले बताता हूँ क्या फैक्ट है। 1971 में 37% थे, फिर 38.7 हुआ, 39.2 हुआ, 81 में 91 में, फिर 2001 में 41%, 2011 में 43.6%। तो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं हिंदी भाषी लोग। ठीक, जो ये बोल रहे हैं कि हमारी मदर टंग हिंदी है, बिल्कुल स्पेसिफिकली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा बताइए आर्टिकल 350A और B किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा और यहाँ पे रिवीजन करने को मिल जाए। तो अब यहाँ पे 2 कारण दिए गए हैं कि हिंदी इतनी ज़्यादा हाई नंबर में क्यों है। एक तो भाई साहब हिंदी उन जगहों बोली जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है इन जगहों पे जहाँ पे हिंदी बोली जा रही, तो भाई साहब हिंदी ज़्यादा बोलने वाले लोग हो गए, मदर टंग वाले। दूसरी चीज़ है कि जो वर्गीकरण किया गया, जब जैसे जनगणना करने वाले लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई साहब हिंदी जो है कई सारी जो उप बोलियाँ हैं, तो जैसे भोजपुरी का अगर कर लें, ठीक, बंगाली हम लोगों ने पढ़ा कितनी है, 97 लाख लोग बोलते हैं बंगाली। ठीक, लेकिन भोजपुरी जो है 5 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी को हम अलग से एक लैंग्वेज मानते नहीं हैं मदर टंग की तरह। जो भी आते हैं सेंसस के एन्यूमरेटर्स, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये हिंदी में ही है और उसको हिंदी में ही जोड़ लेते हैं। तो अगर हिंदी में ना जोड़ें तो और भी लैंग्वेजेस जो है इसमें हिंदी के अलावा भी हो जाएंगे, बंगाली से ऊपर तो भोजपुरी ही हो जाएगी अगर ऐसे देखा जाए तो। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। देखिए 2+2 जो है मिनिस्टीरियल डायलॉग होता है, तो 2+2 ये 2 लोग कौन है, देखो एक तो कंट्री ए से होगा, या देख लीजिए यहाँ पर जैसे जो एग्जाम्पल है वो इंडिया का और दूसरा यूएसए का है। ठीक, तो दोनों कंट्री से दो लोग आए, ये 2 लोग कौन है, एक है डिफेंस से संबंधित और दूसरा है आपका एक्सटर्नल अफेयर फॉरेन रिलेशन से संबंधित। ठीक, तो यहाँ पर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए और आपका जो है जयशंकर जी हो गए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो ये 2+2, ऐसे ही जो है यूएसए की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी आए थे। और फिर वही सब बोल बचन वाली बातें हुई कि भाई साहब जो है रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना है, संवर्धन करना है, कानून का शासन करना है। ठीक, हालांकि यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने लिखी नहीं, लेकिन यूएसए वाले ने इन लोग की दोनों की मौजूदगी में बोला कि कई सारे ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन हो रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं। यूएसए वाले ने बोला, मतलब थोड़ी बहुत जो ये बंदा है ना, क्या नाम है इसका, एंटनी ब्लिंकन, ये थोड़ा नाराज़ तो है कि इंडिया रशिया का जो है सपोर्ट एक तरीके से कर रही है, यूएसए का नहीं कर रही है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन थे, वो आए हुए थे। इन दोनों की फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये ऑस्टिन है, लगी रहे हैं कि डिफेंस कर लेंगे, और ये एंथनी ब्लिंकन है आपके जो है जयशंकर जी हैं, और ये आपके राजनाथ सिंह, ये भी डिफेंस कर लेंगे लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें क्या है कि यहाँ पे कई सारी उन्होंने समीक्षा भी करी, फॉरेन रिलेशन नीति क्या है, डिफेंस और सिक्योरिटी। डिफेंस मिनिस्टर ने 2 बातें बड़ी अच्छी बताई यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है बताइए। कुछ मैंने लिख दिया, लेकिन चलिए आप लोग को इसका कमेंट करके बताना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एटॉमिक ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या इसमें कोई ट्विस्ट है जो मैं पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन में, बताइएगा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ में हम मिलकर हमने एक स्पेस यानी कि अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट किया है। ठीक है ना, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट किया है। तो हो सकता है अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अभी हुआ है हाल फिलहाल में, ये किस कंट्री के साथ में हमने किया है। ऑप्शन नंबर 1 रशिया, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 जापान और ऑप्शन नंबर 4 यूएसए। तो ये यूएसए के साथ में किया है। साथ ही साथ एक और हमने यहाँ पे किया है डिफेंस स्पेस एंड डिफेंस आर्टिफिशियल डायलॉग भी हमने यहाँ पर एग्रीमेंट इस पे भी किए हैं। तो डिफेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित हो, डिफेंस अंतरिक्ष से संबंधित हो, ये सब यूएसए के साथ में हुआ है अभी एग्रीमेंट। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। देखिए अभी इमरान खान जो थे, मतलब थे इसलिए क्योंकि इनको अब जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से नो कॉन्फिडेंस वोट में हारने के बाद हटा दिया गया है, और नए जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे,
और इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। एन क्या मतलब है? नवाज। और ये जो शरीफ हैं ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। और ये नए पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर 23वें नंबर के बन गए। इतना नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन बता दे रहा हूँ। और इसमें बता देता हूँ, इनकी 5 बार शादियाँ इन्होंने करी थी, जिसमें 2 बीवियाँ इनकी अभी भी हैं। और 11 अप्रैल को ये बने हैं। 3 बार ये जो है चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान में है वहाँ के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब के। और अभी जब मोदी जी ने इनको मैसेज किया फेलिसिटेट करते हुए, तो उन्होंने बोला मोदी जी ने कि भैया हम टेरर फ्री रीजन चाहते हैं और डेवलपमेंट इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं। तो इन्होंने लिख के भेजा कि हाँ हम भी जो है हर दोनों तरफ पॉवर्टी उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और कुछ भी मुद्दा हो लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे रिजोल्यूशन नहीं होगा, पहले समाधान नहीं होगा, तो बाकी मुद्दे जो है नहीं जो है उस पर सोल्यूशन आ पाएगा। ऐसी बात इसने आते ही कर दी। करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा क्योंकि इनके ऊपर दबाव होगा। आप समझते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में जो है सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिफेंस और मिलिट्री वाले ही करते हैं। ये सब लोग पोपट हैं। मैं आपको बताऊं, जो उनके यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट है एकदम पोपट है। उसकी बस खाली जो चाहती है डिफेंस और मिलिट्री वाले वो बोलेंगे तो रहेंगे, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अनुसार उनको हटा दिया जाएगा। किसी भी कत्ल भी कर देते हैं वो लोग, ठीक है ना। आप ये देख लो कि 5 साल का जो टर्म होता है ना भाई साहब, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं कर पाया पाकिस्तान में आज तक। कुछ का तो कत्ल ही कर दिया उन लोगों ने। जैसे तुम डिफेंस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में कुछ बात करने लगोगे, इंडिया के साथ अमन चैन की इंडिया की तारीफ करने लगो, तुम मार दिया जाओगे, ठीक है, तो हटा दिए जाओगे, थोड़े बहुत मेहरबान होंगे तो वही चीज़ अभी खान के साथ में भी हुआ। इमरान खान जो है कुछ तारीफ कर रहा था, अब मिलिट्री चाह रही है कि हम चाउमीन खाएंगे, मतलब चाइना के साथ में रहो। इमरान खान ये कह रहा है, इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो इंडिया की तारीफ कर रहे थे कि हम इंडिया जैसा चाहता है फॉरेन पॉलिसी वैसा रखता है, उसके ऊपर किसी भी बड़ी पावर्स का जो है दबाव नहीं रहता है। अब ये बात खटक गई। मिनिस्ट्री जो ये आपके मिलिट्री वाले हैं उन्होंने वो कह रहे थे भैया हमको तो ये चाउमीन वाले पसंद आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पैसा वैसा दे रहे हैं, भले ही जो है बाद में कब्जा कर लें पाकिस्तान पर, ठीक है, अभी तो लोन वोन दे रहे हैं ना, खूब मज़ा आ रहा है, बिरयानी नहीं अच्छी लग रही है। तो वही सारी चीज़ें हैं। इमरान थोड़े से वेस्ट में अच्छे थे, यूएसए के साथ में भी रखना चाहते थे, चाइना के साथ में रखना चाहते थे, लेकिन अब जो है थे हो चुके हैं वो। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेक्स इंडेक्स। इसमें कई सारे फैक्ट हैं, ध्यान समझ लो। पहली बात तो यह है कि स्टेट एनर्जी, राज्य की एनर्जी और क्लाइमेट का इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, ठीक। और ये पहला इंडेक्स है जो कि ये ट्रैक करता है कि जो राज्य हैं, हमारे भारत के राज्य हैं या फिर केंद्र शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में क्या कर रहे हैं, क्या एफर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो एफर्ट कुछ करेंगे, उनको सूचकांक पे डाला जाएगा, सूचकांक पे फिर रैंकिंग बनेगी। अभी जो इस सूचकांक पे रैंकिंग बनाई गई वो 3 तरीके से बनाई गई। एक क्या है? बड़े राज्य, बिग स्टेट्स। दूसरा क्या है? स्मॉलर राज्य यानी कि स्मॉल स्टेट। और तीसरा क्या है? यूनियन टेरिटरी। बिग जो स्टेट्स हैं उसमें टॉप पे कौन रहे हैं भाई साहब? जीकेपी रहे हैं। टॉप 3 कौन है जिन्होंने सबसे अच्छा किया है? वो हैं जीकेपी यानी कि गुजरात, केरला और पंजाब। जो गुजरात, केरला और पंजाब, जो इसी में टॉप जो है बड़े स्टेट में जो है बॉटम 3 कौन रहे हैं भाई साहब? वो रहे हैं जेएमसी यानी कि आपका झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तीनों एक ही जगह है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक। बॉटम 3 हो गए बड़े राज्यों में। अगर छोटे राज्यों में देखा जाए तो गोवा जो है भाई साहब सबसे ऊपर है, ठीक। इसके बाद ये है जीटीएम यानी कि गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर मणिपुर, ठीक। तो ये जो है छोटे राज्यों में इन्होंने अच्छा काम किया है आपका एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स में। यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो टॉप 3 कौन है भाई साहब? चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है, फिर दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली, ये एक ही हो गया मर्ज होके, तो ये तीसरे नंबर पर है, ठीक। तो सी डी डैड, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। सी डी डैड, चंडीगढ़, दिल्ली, फिर दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। अगर डिस्कॉम, जैसे कि इसमें कई सारी 6 कैटेगरी हैं कि डिस्कॉम का मतलब डिस्कॉम कौन होते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर बन गई, जनरेट हो गई, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, वितरण करने के लिए अलग कंपनीज होती है ना, तो उनका क्या परफॉर्मेंस रह रहा है? एनर्जी की एफिशिएंसी कैसी है? मान लीजिए जो है रास्ते में बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं, ठीक है ना, कोई चोरी कर लेता है कटिया लगा के, तो उस तरीके की एनर्जी एफिशिएंसी किस राज्यों में अच्छी है, केंद्र शासित क्षेत्रों में अच्छी है, उनके हिसाब से। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी है, खाली कोयले से ही बना रहे हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो पंजाब जो है बेस्ट परफॉर्मर रहा आपका डिस्कॉम के परफॉर्मेंस में। वहाँ जो वितरण कंपनियां हैं वो अच्छा जो है परफॉर्म कर रही हैं, तो पंजाब सबसे ऊपर है। आपका केरला जो है आपने टॉप किया है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी कैटेगरी। बिजली कम जाती है, सस्ते में मिलती है और हर जगह पहुँच भी, तो उसमें केरला आगे रहा है,
ठीक, तो ये कुछ सारे फैक्ट थे। हरियाणा जो है बेस्ट परफॉर्मेंस इसका रहा है क्लीन एनर्जी में, यानी कि रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा जो है ज़्यादा इसमें के थ्रू जो है ज़्यादा बिजली प्राप्त कर रहा है लार्जेस्ट स्टेट में। वहीं तमिलनाडु जो है आपका एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि एनर्जी जो दक्षता है उसमें सबसे अव्वल रहा है। सेसी यानी कि ये पहला इंडेक्स है, नीति आयोग का इंडेक्स है, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र किस तरीके से काम कर रहे हैं बिजली और जलवायु के क्षेत्र में। ठीक, तो ये यहाँ पर अभी लॉन्च करेंगे 11 अप्रैल को। इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म होता है। अगर पसंद आता है आप लोगों को तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे जो है पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगला पेड ग्रुप मैं यह प्लान कर रहा हूँ 12 जून जो हमारा पेपर है प्रीलिम्स का यूपीपीएससी 2022 वाला, उसके लिए जल्दी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये मॉड्यूल रहेंगे। ठीक, आप लोग जो भी ज्वाइन कर, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान, डेली काउंसलिंग, सब कुछ है इसमें। आप लोग को जो भी सही लगता है एक बार पॉज करके देख लीजिए। और कोई डाउट है तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। यूपीपीएससी और यूपीएससी इन दोनों के लिए अभी हमारा फोकस है। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे वंदे मातरम।